हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आशुतोष तिवारी आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाइन्थ में से जुड़ी कुछ ऐसे सिलेबस के बारे में जिनसे आपको हम रूबरू कराएंगे। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर और इकाई जो होता है वो होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम आपको बहुत सारे ऐसे परिभाषाओं का अवलोकन कराएंगे जिसमें ऐसे निम्नलिखित रूप से होता है परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, जो आप पहले थोड़ा मतलब प्रीवियस कक्षाओं में तुम जानकारी कर लिए होंगे। यहाँ पर इससे जुड़ी परिभाषाओं को अवलोकन करेंगे। और जो दूसरा जो इकाई होता है वो होता है अलजेब्रा, बीजगणित। इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है बहुपद, पॉलिनोमियल्स, जिसके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। पोलिनोमियल्स ये होता है जो मान लीजिए कि कुछ भी संग्रह होता है, संग्रह मान लीजिए कि जो संख्या बार बार आता है उसी को हम उस संख्या का बहुपद बोलते हैं। और इस जो सेकेंड यूनिट का जो थर्ड चैप्टर होता है बहुपद के गुणनखंड, इसमें हम बहुत सारे ऐसे बहुपद पढ़ेंगे जिनका हम गुणनखंड फैक्टर जो होता है सुचारू रूप से इजीली रूप से कर पाएंगे। और इसका जो चौथा चैप्टर होता है वो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको मुख्य रूप से चर के बारे में पढ़ना है, चर या चर संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जिसका हम सुटेबल रूप से गुणनखंड कर पाएंगे, आसानी रूप से गुणनखंड हो पाएगा। और जो पांचवा चैप्टर होता है वो होता है नियामक ज्यामिति। ये एक रूप से सेक्शन होता है, यूनिट होता है, मतलब ज्यामिति का, जिसके बारे में बहुत रूप से अध्ययन करेंगे आप लोग। ग्राफीय विधि से हल करना, वैसे वज्रगुणन विधि से हल करना, बहुत ऐसे मतलब जो समीकरण होते हैं जिनको यहाँ पे दर्शाया जाएगा। और जो छठवां होता है वो होता है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। यह एक प्रकार से प्रोसेस होता है, किसी भी मतलब जो क्वेश्चन होता है एक प्रकार का जो होता है वो मतलब सेक्शन टाइप का, जो क्वेश्चन को हल करने में पूर्ण रूप से छात्रों को सहायता मिलता है। इससे हम आपको परिचय कराएंगे। और उसके बाद से जो सातवां चैप्टर होता है वो होता है रेखाएं एवं कोण। इसमें हम आपको रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे, जो कितनी कितनी प्रकार की रेखाएं होती हैं, कोण कितने होते हैं, कोण का मतलब कोण बनाना सीखेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे जो होते हैं मतलब इनसे हम आपको परिचय कराएंगे। उसके बाद से आठवां जो होता है वो त्रिभुज होता है। त्रिभुज से जुड़ी बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको हम यहाँ से आपको दर्शाएंगे। और उसके बाद से नौवां जो चैप्टर होता है त्रिभुजों की सर्वांग समता एवं असमानता। त्रिभुजों में कैसी असमानताएं होती हैं, उनके कोण में कैसी असमानताएं होती हैं, भुजाओं में कैसी असमानताएं होती हैं। और उसके बाद से सभी जो त्रिभुजों के जो परिभाषाएं होती हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, सभी को लेकर के यहाँ पे हम आपको दर्शाएंगे। और उसके बाद से 10वां जो चैप्टर होता है वो होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का जो नाम तो आप लोग पिछली कक्षाओं में मतलब जैसे उससे जो सुने ही होंगे। तो यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं 10वां जो चैप्टर होता है चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज जो होता है चार, ऐसे तो आप सिंपली रूप से जानते होंगे कि चतुर्भुज जो होता है चार भुजाओं से घिरे हुए जो बंद आकृति होती है वही चतुर्भुज कहलाती है। और उसके बाद से जो अगला चैप्टर होता है वो होता है क्षेत्रफल, एरिया। इसमें बहुत प्रकार के कंस्ट्रक्शन होंगे, स्ट्रक्चर रूप से ज्यामितीय जो होता है वो बनावट होंगे, जिसका हम क्षेत्रफल सूटेबल रूप से निकालेंगे। उसके बाद से उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद से रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद से जो 12वां चैप्टर होता है वो होता है सर्किल। जैसे कि प्रीवियस कक्षाओं में आप सर्किल के बारे में पढ़े होंगे कि सर्किल जो गोला होता है इस टाइप का। उसके बाद से मतलब इससे जुड़ी बहुत सारे क्षेत्रफल होते हैं। त्रिभुज का मतलब चतुर्थांश होता है, इससे जुड़ी बहुत सभी परिभाषाओं से हम वो यहाँ पे अवलोकन कराएंगे। उसके बाद से होता है 13वां जो चैप्टर होता है वो ज्यामितीय रचनाएं। यहाँ पर हम रचना करेंगे, पहले हम यहाँ पे ज्यामितीय रचना करेंगे। जैसे त्रिभुज होगा उसकी रचना कैसे करेंगे, वहाँ पे कोण दिया होगा, उसके बाद से भुजा दिया रहेगा कि इतना सेंटीमीटर होता है। सभी को लेकर हम त्रिभुज बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे त्रिभुज को। और उसकी जो सारी भुजा होती हैं रचना करके उसके बाद से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे रिजल्ट को। उसके बाद से जो यूनिट होता है वो चौथा यूनिट होता है वो होता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो होता है त्रिभुज।
त्रिभुज एवं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें आपको हिरम्स फार्मूला जैसे बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला का यूज हम आपको दिखाएंगे। जो एक अर्धपरिमिति होता है, किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं दिए हुए हो तो उनका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, और उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी मतलब परिभाषाएं और फार्मूला जिनका उपयोग आगे चल के आगे कक्षाओं में जैसे 10th बेसिस पे हुआ, इनका यूज अच्छे से आप कर पाएंगे। और उसके बाद से जो 15वां चैप्टर होता है वो होता है घन और घनाभ। इसमें आपको उसके क्षेत्र, उसके आयतन के बारे में, घन का उसके क्षेत्रफल के बारे में, उसके परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से जो 16वां चैप्टर आता है वो होता है लंबवृत्तीय बेलन। उसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, उसका लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है, इससे जुड़ी सभी परिभाषाओं का यहाँ पे हम अवलोकन करेंगे। और जो 17वां जो चैप्टर आता है वो होता है लंबवृत्तीय शंकु। इसके बारे में हम आपको क्षेत्रफल के बारे में, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद से जो 18वां जो चैप्टर होता है वो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़ी सारी यहाँ पे जानकारियाँ, और उसके बाद से उसका आयतन क्या होता है, उसके बाद से उसके जो मुख्य रूप से परिभाषाएं हैं यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद से जो 19वां जो होता है चैप्टर, जिसको मतलब सेक्शन 6वां में सांख्यिकी एवं प्रायिकता में जिसको रखा गया है, जिसका जो पहला जो चैप्टर होता है वो सांख्यिकी आंकड़े एवं प्रस्तुतिकरण। सांख्यिकी आंकड़े क्या होते हैं, जैसे माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, इस टाइप से मतलब सभी को लेकर एक संक्षिप्त टाइप का उसके वर्ष से उसका अवलोकन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद से जो 20वां चैप्टर होता है सांख्यिकीय आंकड़ों का उल्लेखनीय निरूपण। आप तो समझ ही गए होंगे उल्लेखनीय निरूपण, इसका एक स्पेशल टाइप का मतलब आंकड़ा होता है जिसको हम बहुत सारे ऐसे केसेस में आपको निरूपित करके बताएंगे। और जो 21वां चैप्टर होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यहाँ पे आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपको बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, जहाँ पे आपको एक प्रदर्शित करना पड़ेगा कि हाँ एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। और जो 22वां जो चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, आप इसके बारे में तो सुने ही होंगे, 8वीं पिछली कक्षाओं में थोड़ा जानकारी कर लिए होंगे कि यह प्रायिकता होता क्या है। इन्हीं से जुड़ी हम आपको यहाँ पे जानकारी देंगे इस मतलब चैप्टर में कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। इससे जुड़ी मतलब बहुत सारी ऐसी मतलब परिभाषाएं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया 9th के सिलेबस के माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कि सीबीएसई पैटर्न हो या फिर यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उसके बाद से जो मीडियम कोई भी हो, आप यहाँ पे सभी रूप से जानकारी कर सकते हैं। और उसके बाद से ये भी जानकारी कर सकते हैं कि आगे मतलब कक्षाओं में आप क्या पढ़ेंगे। तो 9th का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही मतलब एक तरह से कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी मतलब क्वेश्चन जो ऑन द बेसिस 10th क्लास में आते हैं वो सभी 9 से जुड़े होते हैं। अगर आप 9th क्लास में अगर सभी मतलब मैथ के सिलेबस को अगर देखा जाए तो अगर आप अच्छे से उसको रीड करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको 10th में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल ये मतलब प्रोसेस को जारी रखिए और उसके बाद से देखिए आपको सफलपूर्वक आप इसको कर पाएंगे। अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि हमें मतलब आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।